ओ भाई इब्बे गई ये लगा लाइट थी मना बटन दबाया स्टार्ट वाला लाइट गई। आ जाओ फटाफट सी। हेलो 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 राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पे तड़का तड़का मॉर्निंग की होटने समय पर फिर तो स्वागत करता हूँ। सुना दो क्या अंतर आ जाओ फटाफट सी। तड़का तो क्या हो रहा है 8 बजे दोपहर हो जाए भाई, सच्ची बात है, मजाक की बात नहीं। किसी दिन 5 बजे उठ के देखियो जो गामा मरो बालक तो उठ दे पाओगे 5 बजे। 5 बजे उठे बाद देखियो दिन कैड लंबा हो जाए है। 12 बजे लग तो 9 लागन लग जाए, 11 बजे लग तो आधा तो फालतू दिन जाए लिया सो लिया। 8 बजे दोपहर लागन लग गया था मन तो। आ जाओ फटाफट सी। आइए आइए। आज तो सर रह के आया है, मतलब खा के आया है। लो भाई आज तो जामन लेके आ रहा हूँ मैं, खेत में तोड़ के ले आया था। दिख गई भाई, मज़ा आ रहा। अच्छा लगा। आ जाओ भाई, करा मैं स्टार्ट। मास्टर जी ना पढ़ाओ बड़कन क्यों जना कंपटीशन बढ़ावा। ठीक है भाई, चलो भाई गर्मी का मौसम आ चुका है भाई, जामुन वगैरह फल जरूर खाया करो भाई, ठीक है। वैसे जाओगे मार्केट में तो बहुत महंगे मिले 200 रुपये किलो, लेकिन अपना आसा पासा कोई खेत हो या आपके खुद के खेत हैं तो तोड़ ले आओ। ये दिन हो हैं जून का लास्ट में लगानी शुरू होया करें, 10-15 जुलाई तक लगेंगे। बस जितनी सूड़ को सूड़ लो, ठीक है। करा मैं स्टार्ट। तो देखो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, आप ही ने हरियाणा जीके की और इंडिया जीके की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करके। पीवाईक्यू का मतलब जो भी प्रीवियस ईयर के पर्सन एचएसएससी के जो भी पेपर हुए थे उनके अंदर आए थे उनको हम लोग करने का काम करने लग रहे हैं। परसों हमने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर कराया जो कि 25 अक्टूबर 2024 को हुआ था। कल हमने ग्रुप 57 का पेपर कराया जो कि 18 अक्टूबर को हुआ था, 18 अगस्त 2024 को हुआ था, ठीक है जी। आज हम लोग करेंगे सीईटी ग्रुप डी का पेपर जो कि हमारा 22 अक्टूबर 2023 को हुआ था भाई। सीईटी ग्रुप डी के पेपर 4 शिफ्टों के अंदर हुए थे, 22 और 23 अक्टूबर को, ठीक है। और ये हमारे टोटल 4 शिफ्टों के अंदर है, पता नहीं 22-23 को था कि 21-22 को हुए थे, मतलब इसी टाइप से 4 शिफ्टों के अंदर हुए थे। तो 22 अक्टूबर 2023 की शिफ्ट का हम लोग पेपर करेंगे भाई। इस पेपर का कम संपूर्ण एनालिसिस का मतलब हम इसके सारे तो इंडिया जीके के प्रश्न कराएंगे, सारे के सारे इसके हरियाणा जीके के प्रश्न कराएंगे और पूरा विस्तार पूर्वक खोल के इसकी कुंडली सी पाट जाएंगे, इसका पोस्टमार्टम सकरण का काम कराएं। स्टार्ट करा भाई, देखो भाई करते हैं भाई शुरू, लेके प्रभु का नाम। पहला ही प्रश्न के सारे सीटी ग्रुप डी के अंदर है 22 अक्टूबर वाला। निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है? उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट, मतलब कौन से 2 ऐसे राज्य हैं जिनका एक कॉमन हाई कोर्ट है, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। अब जैसे देखो आपको बताता हूं जो कुछ, एक तो इसका तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा पंजाब और हरियाणा। सभी साथियों को पता, बिल्कुल बेसिक सा 0 लेवल का प्रश्न था जो ग्रुप डी का पेपर था, उससे का हिसाब का प्रश्न था भाई, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा का हमारा जो हाई कोर्ट कहां पर आपको पता, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कहां पर है? चंडीगढ़ के अंदर है जी, ठीक है जी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। और ये क्या हमारा पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन कोर्ट है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना जो एग्जामिनर पूछा कर है, अब जैसे जो लगभग जो आपको हाई कोर्ट मिलेंगे ना अपना देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, मैक्सिमम जो आपको हाई कोर्ट मिलेंगे वो उस राज्य की राजधानी के अंदर मिलेंगे। जैसे पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ के अंदर हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। और कोई सी राजधानी और कोई सा राज्य, जैसे मान लिया यार कुछ भी मान लो, जो भी राज्य है उसकी राजधानी हुआ है तो उसका मैं अपना हाई कोर्ट देखने ना मिला। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस जो कि आपको याद रखने हैं। कौन कौन से जी? एक तो हो गया हमारे पास राजस्थान की राजधानी तो है हमारे पास जयपुर, कैपिटल कौन सी इसकी? जयपुर है भाई। लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है वो जयपुर के अंदर नहीं है, वो जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। ये प्रीवियस ईयर के अंदर एसएससी वाले एग्जामों के अंदर आया हुआ है कि राजस्थान का हाई कोर्ट कहां पर है,
और जान करके एग्जामिनर मैं एक बार जब मैंने पहली बार क्वेश्चन देखा, मैंने खुद ना यार ये हाई कोर्ट क्या तो पूछ रखा है। फिर मैंने पता लगा भाई क्योंकि इसकी राजधानी और कोर्ट दोनों अलग अलग जगह है, इसीलिए एग्जामिनर ने पूछा था। मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं एग्जाम के अंदर कि जड़ा राजधानी पाओगी उड़े कोर्ट पाओगा, और इस चीज ना पढ़ने को सीधा ठोक देंगे जयपुर, वो जाता रहा पेपर का मैं गलत। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखियो। इसी टाइप से जैसे हमारा एक और जो अलग स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। भाई मध्य प्रदेश के अंदर भी सेम सिस्टम है हमारा। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी, हमारी कैपिटल कौन सी है जी, भोपाल है, ठीक है जी। और हाई कोर्ट कहां पर है हमारा, जबलपुर के अंदर। भाई कहां पर हमारा, जबलपुर के अंदर क्या है, हाई कोर्ट है। तो इसलिए मध्य प्रदेश वाला प्रश्न में बस 3 ही स्टेट हैं जिनके साथ ऐसा कुछ होने लगे रहे हैं। और तीसरा जो हमारा स्टेट है उसका नाम है असम। असम की कैपिटल कौन सी है हमारे पास, दिसपुर है, वो असम की राजधानी होती है भाई, ठीक है जी। राजधानी कौन सी हमारे पास, दिसपुर भाई, ठीक है। लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है वो हमारा दिसपुर के अंदर नहीं है, बल्कि किसके अंदर, गुवाहाटी के अंदर है भाई। कहां पर, गुवाहाटी। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर हुए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम, तीनों आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तीनों आपको याद रखने। एग्जाम के अंदर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका हाई कोर्ट कहां पर, मैक्सिमम आपका राजस्थान वाला पूछा जाता है। राजधानी और कोर्ट, ये 3 एकमात्र ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी और कोर्ट आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, एक ही जगह देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। घर की चेयर से फर्स्ट टाइम लाइव, डट जा। चलो भाई आगे, ठीक है भाई आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखो क्या है, सक्रिय जीव के संसार को क्या कहा जाता है। सक्रिय का मतलब जो हमारे पास एक्टिव जीव हैं, एक्टिव का मतलब यानी जो हमारे पास जीवित जो प्राणी है भाई, ठीक है, उनके संसार को क्या कहा जाता है। सीधी सी बात है, सीईटी के अंदर ये सारे ग्रुप डी 22 अक्टूबर 2022 के। अब आप खुद सोच के बताओ मेरे को, जो सक्रिय जीव हैं यानी कि जो जीवित प्राणी हैं, उनके संसार को क्या कहा जाएगा, जैव कहा जाएगा। जैव का मतलब भाई सारे के सारे जीवित हैं, तो जीवित जो जीव है हमारे, उनके संसार को क्या कहा जाएगा, जैव कहा जाएगा। और जो हमारे मृत है उनको अजैव बोलेंगे। अजैव किसको बोलेंगे, जो हमारे असक्रिय जीव हैं। असक्रिय का मतलब इनएक्टिव जो हमारे जीव है, ऐसे जीव जो कि कोई एक्टिविटी शो नहीं करने लग रहे, मृत हो चुके हैं, उनके परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं, अजैव बोलते। सिंपल सा, कुछ भी मुश्किल नहीं था, नॉर्मल। आगे चलते इसी के आगे देखो क्या हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना पर, देख लो भाई पेपर का लेवल देख लो आप। सीईटी ग्रुप डी का, ये हरियाणा सीईटी एनटीए ने जो पेपर बनाया था वो है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत सीईटी ग्रुप डी के अंदर। देखो अब आपको कुछ 2-3 फैक्ट बताता हूं, लिख लेना भाई। पहली चीज तो हमारे पास आती है, देखो वायुमंडल हमारा किस किस चीज से बना है, तो हमारा नाइट्रोजन, इसकी मात्रा पूछता है आपसे, एक ऑक्सीजन की मात्रा पूछा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अलावा हमारे पास और किसकी मात्रा पूछता है, आर्गन की पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड की। ये मात्राएं आपको याद होनी चाहिए वातावरण के अंदर कितनी कितनी है, ठीक है जी अभी बताता हूं। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मात्रा हमारे वातावरण के अंदर सबसे अधिक देखने को मिलती है, कितनी जी, 78% हमको देखने को मिलती है। ये सारी अप्रोक्स होती है, अप्रोक्स का मतलब लगभग लगभग, वैसे तो पॉइंटों में होती है, एग्जैक्ट देखोगे, ठीक है। ऑक्सीजन की भी लगभग 21%, वैसे देखोगे तो 20 पॉइंट समथिंग होती है, लेकिन लगभग हम इसको 21% ही मान के चलते हैं। आर्गन की देखेंगे तो 0.9% इसकी रहेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.036% हमारी रहती है। अभी कुछ दिन पहले ज्योग्राफी की यानी भूगोल की क्लास अभी जो चलने लग रही है सीरीज दिन में, उसके अंदर ये प्रश्न हमने देखा था, ठीक है। तो वायुमंडल के अंदर प्रश्न क्या है, ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत, हमारा 21% हमको देखने को मिलता है, ठीक है। जितनी चीजें समझ में आएगी, लेकिन 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 अब जो एक अगला कंसेप्ट वो क्या है हमारी, अब हमारी जो धरती है, हमारी धरती मैंने आपको बताई थी 3 चीजों से बनी हुई होती है भाई। जो दिन में दोपहर को जो क्लास लगाते हैं उनको पता भी होगा, ठीक है। पहली चीज हमारे पास क्या होती है, सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भू परपट्टी, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आते हैं मेंटल लोग, ठीक है, इसको हिंदी में भी मेंटल ही बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे आती है हमारे पास कोर, इसको हिंदी में भी कोर ही बोलते हैं। कोर का मतलब जो मेन जो जड़ है हमारी धरती की वो है। तो अब जो हमारी जो धरती है ना, इसके अंदर भी हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, जो कि एग्जामिनर पूछता है भाई ये चीज कितनी मिलती है, ये चीज कितनी मिलती है। कौन कौन सी चीजें, एक तो हमें ऑक्सीजन देखने को मिलती है, एक हमें सिलिकॉन घाटी देखने को मिलती है, ठीक है। ऑक्सीजन होगी, सिलिकॉन घाटी होगी, और था एक हमें एल्यूमिनियम देखने को मिलता है।
एक हमें फेरस यानी कि लोहा देखने को मिलता है। इनकी मात्रा भी एग्जामिनर पूछता है। कैसे पूछता आपको बताता हूं। ऐसे पूछेगा ऑक्सीजन की मात्रा, ये नहीं पूछेगा ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। एक बार के लिए चीजें लिख रही हो, एक बार कितनी है आपको बता देता हूं। ऑक्सीजन की मात्रा वैसे 46.4% के लगभग होती है, सिलिकॉन की लगभग 28% के लगभग होती है। एल्यूमिनियम और फेरस इन दोनों की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम की 8% और फेरस की हमारी 5%। ये दोनों के दोनों हमारे नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं। नॉन मेटल का मतलब क्या हो गया, अधातु हैं जी, ठीक है। और ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं भाई, धातु हैं यानी कि मेटल हैं। मेटल है यानी कि धातु, ठीक है जी। यह चीज आएगी समझ में आएगी, मैं समझाना रहा, ठीक है। अब जो एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आया है प्रीवियस ईयर के अंदर, पिछले 2-3 सालों के अंदर, एक प्रश्न क्या पूछा जाता है, विच इज द मोस्ट अब्यूंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। जो धरती की जो क्रस्ट है, भूप्रपट्टी है, इसके अंदर अब्यूंडेंट का मतलब होता है जो प्रचुर मात्रा के अंदर मिले, ठीक है। हमारी जो धरती की अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर में कौन सा जो मतलब कि मेटल है वो बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है, अब्यूंडेंट मात्रा के अंदर मिलता है, तो वो कौन सा है, एल्यूमिनियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लेना, एग्जाम के अंदर पक्का दर्शन देगा। हमारी धरती की अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो नॉन मेटल देखने को मिलता है कौन सा, हमारा एल्यूमिनियम। सेकंड नंबर पे पूछ ले तो लोहा, नॉन मेटल पूछ ले तो ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे पूछ ले तो सिलिकॉन। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है ये, पक्का रट लेना, 100% एग्जाम का में दिखेगा, ठीक है जी। चीजें आएगी सभी के समझ में, ठीक है। आगे चलूं तो इसका आंसर क्या हो, हमारा 21% क्या हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत हमको देखने को मिलता। और आपको ये विस्तार पूर्वक पढ़ना है भूप्रपट्टी, तो आप बैच के अंदर जाके पढ़ सकते हो भाई, ठीक है। आगे चलते, आगे क्या हमारे पास, निम्नलिखित में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। अंतिम मुगल सम्राट, कल हमने एक जो ग्रुप 57 का पेपर किया था सोल्व, उसके अंदर क्या पूछा गया था, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन सा था, कौन सा था, बाबर था। कब उसकी स्थापना हुई, 1526 के अंदर जब पानीपत का पहला युद्ध था बाबर वर्सेस लोधी के बीच में, तो उसने क्या लोधी को हराया था, और इसकी वजह से क्या है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है जी। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था, अंतिम था भाई बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह जफर ये कौन था भाई, ये मेनली जो हमारी 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के अंदर, क्रांति में इन्होंने क्या था, महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, महत्वपूर्ण रोल अदा किया। क्या, किस चीज का रोल अदा किया, डांस करके दिखाया, नो। तो 1857 की क्रांति के अंदर इन्होंने किस चीज के ऊपर महत्वपूर्ण रोल अदा किया भाई, इन्होंने भाई मेनली 1857 की क्रांति के अंदर दिल्ली से क्या था, क्रांति का नेतृत्व किया था। कहां से, क्रांति का नेतृत्व किया था दिल्ली से। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर। कैसे याद रखोगे भाई, अंतिम मुगल सम्राट ने क्या है, अपने जीवन के अंतिम क्षणों के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाने का काम किया, ठीक है जी। उसके बाद एक अंग्रेज अधिकारी होता था अडसन, वो टकर गया इस्ती, बोला मैं अटकाऊंगा तो ना सुसरा डोन बढ़िया हंड है, ठीक है। तो अडसन ने क्या है भाई, इसको जेल में भेज दिया, बर्मा, रंगून, ठीक है। बर्मा के अंदर रंगून नाम की जगह रंगून जेल के अंदर भेज दिया, और रंगून जेल के अंदर ही क्या है, रंगून जेल में ही क्या है, इनकी मृत्यु हो गई थी। रंगून जेल में मृत्यु हो गई थी, और वहीं पर इनका मकबरा भी देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, बहादुर शाह जफर से रिलेटेड, पक्का दिमाग में सेटल कर लेना, ठीक है। अकबर ने क्या कार्रवाई बिठाई थी, 1556 के अंदर हमारा क्या, पानीपत का सेकंड युद्ध होया था। किस किस के बीच में हुआ था, अकबर वर्सेस हेमू के बीच में। हेमू हरियाणा के किस राज्य से बिलोंग करता है, रेवाड़ी से बिलोंग करता है। हेमू विक्रमादित्य, विनर कौन बनाया था, अकबर बनाया था। बैरम खान के संरक्षण के अंदर इसने युद्ध लड़ने का काम किया था भाई, ठीक है। चीजें क्लियर है भाई। पंचायत वेब सीरीज से विनोद ए विनोद खैनी खावे, क्या हुआ, अकबर कुछ और, बैरम खान मतलब ज्योमेट्री की क्लास जो सीईटी वाले में है वो एसएससी के लिए काफ़ी है क्या भाई, नहीं एसएससी में भाई मन्नू दैया हाँ काफ़ी है। जो सीईटी वाले के अंदर जो मैं देखो मैंने आपको पहले बताया है, सीईटी बैच के अंदर जो मैथ रीजनिंग चलने लग रहा है वो एसएससी लेवल का चलने लग रहा है भाई, ठीक है। अगर आप जैसे एसएससी की तैयारी करना चाहते हो तो भी आप सीईटी वाला बैच लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। मतलब यार मैंने पहले से ये चीज़ सोची थी
कि भाई जैसे भाई आप देखो, आप एसएससी वाले बच्चों के साथ फाइट करो या फिर कैसे भी लगा लो आप, तो भाई मैथ रीजनिंग अगर आपका हाई लेवल का करवाएंगे तो छोटे मोटे प्रश्न आए तो आप उनको इजीली रगड़ दोगे। तो इसीलिए सीईटी वाले बैच के अंदर जो मैथ रीजनिंग भाई दोनों टाइप का करवा रखे हैं। सीईटी लेवल का अलग मैथ मिलेगा आपको, एचएससी लेवल मैथ के नाम से एक अलग फोल्डर मिलेगा, और आपको अगर नॉर्मल एसएससी लेवल वाला करना है तो मैथ बेसिक के नाम से मिलेगा, उसके अंदर जो एसएससी लेवल का मैथ वो करवाया गया है। ठीक है, हाँ, जिसको ये दिखे कि भाई मुश्किल है एसएससी लेवल वाला, मतलब दिक्कत होने लग रही है, तो आप एचएससी लेवल वाला कर सकते हो, उसके अंदर भी सीईटी का पेपर फट जाएगा। ठीक है, चलो आगे। यूपी से नमस्ते, नमस्ते मेरे भाई। आगे चलते हैं, देखो क्या महासागर की औसत लवणता क्या होती है। महासागर यानी कि जो हमारा समुद्र होता है, समुद्र के अंदर औसत लवणता, लवणता का मतलब हो गया जो साल्टीपन है, ठीक है, वो कितना होता है बताओ। स्विमिंग पूल में नहा के तुम और भी लवण हो गई हो, नमकीन हो गई हो, ठीक है। वो नमकीन क्या है, हमारा जो लवणता है वो हमें कितनी देखने को मिलती है सागर के अंदर, समुद्र के अंदर, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कितनी भाई, 35 भाग प्रति हजार, यानी कि कैसे समझोगे हम लोग इसको, 35/1000, यानी कि अगर 1000 क्यूसेक पानी है तो उसके अंदर से 35 क्यूसेक पानी क्या हमको स्पेशल नमक का देखने को मिलेगा। अब भारत के हमारी धरती के ऊपर टोटल कितने महासागर हमको देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, भारत के धरती के ऊपर टोटल कितने भाई, धरती पर हमें टोटल 5 महासागर देखने को मिलते हैं भाई। 5 महासागर, कौन कौन से 5 महासागर, इसकी सिंपल सी ट्रिक है, पैसा, और ये इसी सीरीज में है। सबसे बड़ा जो महासागर हो प्रशांत, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर हिंदी में बोले तो। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास अटलांटिक, क्या आता है, अटलांटिक। थर्ड पे आता है इंडस से बन गया हिंद महासागर जो हमारा हिंदुस्तान के पास है। ठीक है जी, ऐसे क्या बन गया, साउथ अटलांटिक। ठीक है, साउथ आप लोग अटलांटिक भी बोल सकते हो, साउथ मतलब एक तरीके दक्षिणी महासागर है साउथ अटलांटिक भाई। ठीक है जी, और हमारे पास दूसरे ए से क्या बन गया, आर्कटिक। तो अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले जो हमारे पास महासागर हैं, उन महासागरों के अंदर से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। सबसे छोटा पूछ ले आर्कटिक, तीसरे नंबर का महासागर हिंद, दूसरे नंबर का अटलांटिक, चौथे नंबर का साउथ अटलांटिक। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। हाँ, ओके, ठीक है भाई, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए कंसेप्ट बताओ, दिमाग में घुस गया। आपको ये चीज पक्की दिमाग में याद रखनी है भाई, कौन कौन से महासागर किस किस लेवल के, कैसे क्या कुछ इनका साइज बड़ा है, किसका छोटा है। एक सेकंड रुक जाओ भाई। चलें भाई आगे, क्या है, कौन सी लाइब्रेरी से, सफीदो लाइब्रेरी से, राम राम भाई, राम राम। चलें भाई आगे देखो, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला कौन सा हमारे पास। गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस कब मनाया जाता है। देखो पतंग दिवस है, आप सभी को पता है, जब आपने कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर सीरियल देखा हो तो उसके अंदर देखा होगा आपने, पतंग वगैरह उड़ाने का काम कब करते हैं, वो कब करते हैं, मकर संक्रांति के ऊपर करते हैं गुजरात के अंदर भाई। ठीक है, तो गुजरात के अंदर जो हमारी एक और चीज भी याद रख लेना, ये भी इंडिया जीके के अंदर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि मकर संक्रांति को गुजरात में किस नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को गुजरात में किस नाम से जाना जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, किस नाम से जाना जाता है। अपना जैसे नॉर्मल बोल दिया संक्रांत, ठीक है, वैसे संक्रांति होता है। ठीक है, तो हमारा जो मकर संक्रांति का जो अवसर है, यानी कि 14 जनवरी को क्या मकर संक्रांति बनाई जाती है, और इस दिन क्या है भाई, हमारा पतंग उड़ाने का इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल है जो हमारा गुजरात के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और गुजरात के अंदर जो पतंग उड़ाने वाला जो मकर संक्रांति है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण का मतलब क्या है, हमारा सूरज उत्तर दिशा में हो जाता है, यानी कि एक तरीके से गर्मियों का जन्म होता है भाई। ठीक तरीके से क्या गर्मियों की शुरुआत होनी स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए इसको क्या उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, हमारा गुजरात के अंदर जो मकर संक्रांति का फेस्टिवल मनाते हैं हमारा 14 जनवरी को। ठीक है, ये जो मकर संक्रांति का फेस्टिवल है, इसका हर जगह अलग अलग नाम होता है। मेनली आपको गुजरात का याद रखना, गुजरात के अंदर इसको उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, एग्जाम के अंदर हर बार पूछा जाता है। ठीक है भाई, वेरी गुड, शाबाश शाबाश।
वेरी गुड। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मकर संक्रांति को नहीं बोलते, न्यू ईयर फेस्टिवल है गुड़ी पड़वा, ठीक है। सर 4 दिवस कब मनाया जाता है? डेली शाम को। गोहाना लाइब्रेरी से लाए, वाह भाई वाह। एस्टेट के लिए PYQ करवा दो, करवा देंगे भाई। हाँ बिल्कुल भाई, जो हमारा साउथ इंडिया है, हमारा जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के अंदर इसको किस नाम से बनाया जाता है? दक्षिण भारत में मेनली तमिलनाडु के अंदर, मेनली जो तमिलनाडु के अंदर मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? पोंगल के नाम से जाना जाता है भाई, ये चीज भी याद रखना, ठीक है। इस जो मैंने बताया ना आपको, मकर संक्रांति फेस्टिवल को हर एक स्टेट के अंदर अलग नाम से जाना जाता है, और यही एग्जामिनर पूछता है, ठीक है भाई। आगे चलें, आगे चलो जी। ग्राम पंचायत के सदस्य को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है भाई हमारा, जैसे मान लिया आप ग्राम पंचायत के सदस्य हो, तो आपको क्या बोला जाएगा? तो क्या बोला जाता है? पंच, सरपंच, सचिव या पार्षद, क्या बोला जाता है? पंच बोला जाता है। ग्राम पंचायत का अगर कोई भी सचिव होता, सदस्य होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पंच नाम से उसको जानते हैं। अभी जैसे पंचायत एक वेब सीरीज भी चलने लग रही है, उसके अंदर भी आप लोगों को काफी चीज सीखने को मिलती है भाई। ये सरपंच होता है, ये हमारा सचिव होता है। सचिव किससे? गवर्नमेंट जॉब निकाल के जाते हैं, आप लोग नहीं लगते? पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम सचिव, एक तरीके से वही है, ठीक है। हमारा उप प्रधान होता है, सहायक होता है, सहायक सचिव। तो इन पोस्टों के बारे में आपको पता लगता है, ठीक है। तो कुछ अच्छी चीजें हो भी देख लिया करो। आगे देखो क्या, हमारी 7वीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष नियोजित की गई? बताओ भाई। 7th जो हमारी आर्थिक जो जनगणना थी, ये कौन से साल नियोजित हुई? ये हमारा इंडिया जीके का प्रश्न, एक तरीके से इंडिया करंट का प्रश्न है, करंट की भी हिस्ट्री बन चुकी थी, तब ये प्रश्न पूछा था। 2019 के अंदर हमारी जनगणना है, ये नियोजित होने का काम हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ओल्ड हो चुका है, पुरानी करंट के हिसाब से पूछा था, ठीक है। भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो उसके हिसाब से करवा दी, PYQ के हिसाब से। आगे देखते क्या, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रुपए की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है? जो हमारा रुपया है, उसकी जो मौद्रिक नीति होती है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है? देखो भाई, आप सभी को पता है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं, कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI है, वो हमारी मौद्रिक नीति को कंट्रोल करने का काम करता है। अब RBI की पूरी कुंडली हमको पढ़नी पड़ेगी, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। पहली चीज तो RBI की स्थापना कब हुई थी? लिखो भाई, ठीक है। दूसरी चीज, किस अधिनियम के तहत स्थापना हुई? ये चीज लिखो भाई। तीसरी चीज, हमारी RBI की स्थापना किस अधिनियम हो गया? कौन से आयोग की सिफारिश पर हुई भाई? आयोग कौन सा था जिसकी सिफारिश पर RBI की स्थापना हुई? ठीक है जी। फर्स्ट हमारे इसके वो क्या नाम थे? गवर्नर कौन थे? गवर्नर कौन थे? इंडियन, भारतीय गवर्नर पूछा है, ठीक है। और इसके अलावा वर्तमान गवर्नर कौन है? ये सारी चीजें बताओ, पूछी जाती हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है? राष्ट्रीयकरण कब हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है इंडिया जीके के अंदर भाई। तो सबसे पहली चीज तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 1935 के अंदर हमारी इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है जी। अधिनियम का मतलब क्या होता है? कानून। भाई कौन से कानून के तहत स्थापना? जैसे मान लिया अभी कोई कानून 2025 के अंदर लागू हुआ, ठीक है, 2025 के अंदर मान लो कानून पारित तो है, बना है, तो उसको लागू होने में कम से कम 1 साल का समय तो लगेगा। यानी कि हमारी जब इसकी स्थापना 1935, तो कानून इससे पहले आया था, यानी कि 1934 के अंदर क्या हमारा कानून आया था। अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले RBI की स्थापना किस अधिनियम, कौन से साल के अधिनियम के तहत हुई, तो 1934 का अधिनियम। स्थापना कब हुई? तो 1935। इस चीज के अंदर डिफरेंस है। आयोग कौन सा था? यंग हिल्टन आयोग। याद कैसे रखोगे भाई? जो यंग जो बच्चे हैं वो बैंक का प्रयोग करना चाहते थे, तो इसीलिए क्या है, मानने यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर क्या है, हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है उसका करने का काम किया। और ये जो यंग हिल्टन आयोग है, इसका गठन कब किया गया था? तो 1926 में इस आयोग का गठन किया गया। 1926 में किसका गठन किया गया? यंग हिल्टन आयोग का गठन किया गया। ये चीज भी याद रख लेना। पहले जो इंडियन गवर्नर थे वो कौन थे? हमारे CD देशमुख भाई। CD देशमुख भाई, पूरा का पूरा देश अभी इनके मुख की तरफ देखा कि हाँ भाई ये बड़ी से नोट छापेंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले भाई पहला हमारा मतलब कि अंग्रेज गवर्नर कौन था, तो बताना एक बार कमेंट करके। ओ से नाम इतना बता दिया। वर्तमान गवर्नर कौन हमारे पास? वर्तमान गवर्नर साहब जो RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है हमारे पास? संजय मल्होत्रा है, वो हमारे RBI के वर्तमान गवर्नर है। याद कैसे रखोगे? देखो संजय साहब क्या, संजय से बढ़िया संचय, यानी जो अपनी मेहनत की क्या कमाई को संचय करके नहीं इकट्ठा करके रखते हैं, वो कहां पर रखते हैं? RBI के अंदर रखते हैं, नहीं संजय मल्होत्रा। हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलता है हमें इसका? मुंबई के अंदर इसका मेन हेडक्वार्टर है। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था हमारा? 1949 के अंदर, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ उसके 2 साल बाद है इसको सरकारी बैंक घोषित कर दिया गया। यह चीज भी याद रखना।
वेरी गुड भाई, ओसबोर्न स्मिथ, वेरी गुड भाई। ठीक है, तो इसका जो पहला जो अंग्रेज गवर्नर था, पूछ ले फर्स्ट अंग्रेज गवर्नर कौन सा था भाई? इसका जो सबसे पहले तो अंग्रेज ही बनेगा गवर्नर, तो कौन था? ओसबोर्न जो स्मिथ है भाई, वो इसका क्या था? ओसबोर्न स्मिथ, वो इसका फर्स्ट अंग्रेज गवर्नर था। ठीक है जी। अब इसके कुछ और निक नेम भी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या है? बैंकों का बैंक भी बोला जाता है भाई, बैंकों का बैंक भाई। जितने भी बैंक हैं उन सब का भी बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इस नाम से भी इसको, ये नाम याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम के अंदर आते हैं। इसी बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं भाई। भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसके नाम से भी इसको जाने देते हैं। अपेक्स, अपेक्स का मतलब होता है शीर्ष। ठीक है, अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं। क्या क्या नाम? और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं। किसको? इसी को। और इसी बैंक को क्या है भाई? अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अपेक्स का मतलब होता है टॉप। कई बार अपेक्स कोर्ट नहीं सुने? अपेक्स कोर्ट किसको बोलते हैं? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, अपेक्स कोर्ट। ठीक है, अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आरबीआई के जो नोट होते हैं ना, जो भी हमारे बैंक के अंदर जो नोट आते हैं, जैसे 10 रुपए का, 20 रुपए का, कितने का भी नोट है, उन सब के ऊपर हमारे गवर्नर साहब के साइन होते हैं जी। ठीक है, इतनी चीज सभी के समझ में आती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा 1 रुपए का नोट होता है ना, उसके ऊपर हमारे वित्त सचिव के साइन होते हैं। ये चीज याद रखना। 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं भाई? हमारे जो वित्त सचिव हैं उसके साइन होते हैं। बाकी जो सारे नोट हैं उन सब के ऊपर किसके? आरबीआई के गवर्नर साहब के साइन होते हैं। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चीजें दिमाग में घुसी, पूरा कंसेप्ट क्लियर होया, कभी गलती करोगे नहीं करोगे। इसके अलावा एक बैंक और था जो कल भी आया था, नबार्ड। ये भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नबार्ड। नबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 के अंदर। यानी जो व्यक्ति ब्याज जाते, 82 मतलब ब्याना, उनकी हेल्प कौन करता है? नबार्ड करता है, गांव के अंदर भाई। ठीक है, यानी मेनली किसानों को ऋण देने के लिए, यानी लोन देने के लिए, छोटे जो व्यवसायी उनको ऋण देने के लिए ये किया गया। इसके अलावा एक आपसे महिला आयोग की स्थापना पूछी जाती है, वो भी चीज लिख लो। जो हमारे पास महिला आयोग है, महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? अभी प्रश्न पूछा, याद कैसे? देखो, महिला क्या होती है? अपनी बहन होती है, अपनी सिस्टर होती है। ठीक है, तो बहन से क्या बन गया? 92। ठीक है, तो 1992 के अंदर क्या है? महिला आयोग की स्थापना हुई थी। याद रखो, याद रह जाएगा। 1992 के अंदर 92 बहन है हमारी महिला। ठीक है, तो यानी कि 1992 के अंदर महिला आयोग की भी स्थापना हुई थी। ये चीज भी आपको याद रखनी। चीज जिस दिमाग के अंदर घुसी है नहीं घुसी, वह कंसेप्ट क्लियर। तलवंडी राणा से शहीद उधम सिंह लाइब्रेरी से राम राम। राम राम भाई अजय गुज्जर। ओके, ठीक है भाई, चलो आगे। इतना कंसेप्ट दिमाग में घुस गया जी? घुस गया जी, घुसा तो गया, घुसेड़ने लग रहा मैं। देखो भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम आपका कलिंगा है भाई? कलिंगा कलिंग युद्ध भी तो हुआ था, कलिंग युद्ध भी हुआ था। ठीक है, किसने लड़ा था? अशोक सम्राट ने लड़ा था। और इस युद्ध के बाद अशोक सम्राट क्या बोले? मैं आज के बाद है कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। ठीक है, कि अशोक सम्राट ने इस युद्ध के बाद क्या था? युद्ध लड़ना बंद कर दिया था। ठीक है भाई, तो कलिंगा है भाई, किसका प्राचीन नाम था? तटीय उड़ीसा, तमिलनाडु, आधे के काडू, कर्नाटक और बंगाल। बताओ किसका प्राचीन नाम था? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ए बहुत सारे साथियों का आंसर है ए भाई। आज जगन्नाथ यात्रा भी है, बहुत बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, हृदय परिवर्तन हो गया था। यो जो करोड़ नो खड़ा था अशोक है, अशोक ने युद्ध लड़िया भाई, कलिंग युद्ध। 8 साल पाछा लड़िया था अपना शासन का, 8 साल पाछा कलिंग युद्ध लड़िया। युद्ध में खूब लोग मरे, पाछो निराश हो गया, डिप्रेशन में चल गया। आज के बाद मैं कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। ये पार्थिव शरीर, कितनी महिलाएं विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। पार्थ, मेरे से ये खून खराबा नहीं देखा जाए, मुझे अपनी सीमाएं नहीं बढ़ानी, खत्म करो इन युद्धों को। तो ये चीज बोल के भाई इन्होंने खत्म कर दिए सारे के सारे युद्ध। ठीक है भाई, चले आगे, आगे चलते हैं भाई। देखो अच्छा, ये तो करवाया को नहीं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा तटीय ओडिशा है भाई। इसका पुराने समय के अंदर क्या नाम था? कलिंगा नाम था, और यहीं पर कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसको कलिंगा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे चलें, आगे देखो भाई।
कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यानी कौन सा हमारा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जिसको भारत का मुकुट भी बोला जाता है? यार कितना लो लेवल का प्रश्न है। भारत का मुकुट किसको बोलते हैं? सभी को पता, जम्मू कश्मीर को क्या भारत का मुकुट बोलते हैं? ये प्रश्न भी सीईटी के अंदर आया हुआ था भाई। लेवल देख लो तुम पेपर का, ज्यादा दूर क्यों जाते। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? अरे भाई टोटल 6 मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के अंदर, ठीक है। ये भी मैंने आपको कल बताया। भाग नंबर कौन सा मौलिक अधिकार कौन से भाग के अंदर आते हैं? भाग नंबर 3 के अंदर हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर कहां तक के, कहां तक आर्टिकल नंबर 12 से लेकर कहां तक आते हैं मौलिक अधिकार हमारे? शायद 35 तक आएंगे, 12 तक 35। एक बार बताइए कमेंट करके, मेरा थोड़ा भूल गया, मैं ध्यान को नहीं। कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं आपको एक बार याद रखने पड़ेंगे। एक तो जैसे हमारे जो मौलिक अधिकार स्टार्ट होते हैं भाग नंबर वैसे तो 14 से 18, 19 से 22, 23 और 24, 25 से 28, एक बार याद कराऊंगा आजीवन याद रहोगे, 29 से 30 और हमारा 32। भाई किसके अंदर क्या क्या चीज है भाई? तो सबसे पहले जो हमारे क्या है 12 से 35 सही है क्या? ठीक है। तो 14 से 18 के अंदर क्या था हमारे पास? समानता का अधिकार। भाई अभी याद कराऊंगा, एक झटका में याद हो जाए, समानता का अधिकार। ठीक है जी, समझ में आ गया। और 19 से 22 के अंदर क्या हमारा? स्वतंत्रता का अधिकार। देखो अब याद कराऊंगा एक झटका में, देखो कैसे याद रखोगे। जब भी बच्चा, जैसे जब आप बच्चे थे, जब आपकी उम्र किसके बीच में? 14 से 18 साल के बीच में जब आपकी उम्र थी, आपकी किशोरावस्था होती है, मतलब आपके शरीर के जो पुर्जे काम करना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वह जो किशोरावस्था थी तारी, जो उस टाइम के आपको समानता चाहिए, फुल इक्वलिटी चाहिए। भाई आपने देखा, हाँ मैं हूं, मेरा भाई है, भाई हमारा बराबर ही चीज मिल नहीं। छोटा है तो इसकी 2 कुल्फी फालतू दे दी, इसकी चुरमा की 2 डली फालतू दे दी और मेरी कम दी, ठीक है। तो यानी कि दोनों आपको बराबर यानी समानता चाहिए। यानी जब भी आप 14 से 18 साल के होते हैं आपको क्या चाहिए? फुल समानता, फुल इक्वलिटी चाहिए, ठीक है जी। जैसे ही आप 18 प्लस के हो जाते हो, 18 प्लस आप हो गए अडल्ट। अब तो सारे अडल्ट काम करेंगे, अडल्ट चीज देखेंगे, अडल्ट कार्रवाई बिठाएंगे, तुम्हारे दिमाग में चलता ही 18 प्लस को हो गया, मुझे चाहिए फुल आजादी। 18 प्लस होते ही 19 से 22 साल की उम्र में क्या चाहिए आपको? फुल स्वतंत्रता चाहिए। भाई मेरे माँ बाबू मेरे ऊपर कोई रोक टोक ना लगाइयो, मैं कड़े जाऊं, मेरा 5-6 तले एक मोटरसाइकिल होना चाहिए, हाथ में एप्पल वाला फोन होना चाहिए और मनु दाब के चलाऊंगा दुर्र दुर्र, ठीक है। मैं मादाओं को पटाऊंगा, सुंदर सुंदरों को, ठीक है। ये मेरा लक्ष्य रहेगा 18 प्लस होते ही। ऐसा बच्चे सोचते हैं। हमारे को फुल आजादी चाहिए, हम किसी टाइम घरा बना, किसी टाइम बाहर लिखना, कोई रोका टोकी नहीं होनी चाहिए। 18 प्लस होते ही सारे के सारे ये सोचते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यानी कि अब इतनी आजादी से घूमे तो सीधी सी बात है कोई ना कोई महिला मित्र भी बनाओगे जरूर, और महिला मित्र बनेगी तो सीधी सी बात है शोषण होना निश्चित है भाई। ये तो तारा होगा से महिला मित्र का काम करो, मतलब एक का शोषण तो निश्चित है। तो यानी कि क्या 23-24 साल की उम्र में के अंदर क्या है आपको शोषण के विरुद्ध भी अधिकार चाहिए। तो यानी कि आपका जो शोषण है, शोषण भी नहीं होना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार कब हो गया हमारा? 23-24 साल की उम्र में क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, ठीक है जी, चीज आएगी समझ में, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर शोषण कर दिया तो महिला तो थाना में जाओगी, चाहे तो ब्याह कर ले अर्चित जेल में जा भाई। तारा सीधी सी बात, हम ब्याह करोगे जेल में जाना तो कोई को पसंद कौन करे, ठीक है। तो यानी कि ब्याह करोगे तो यानी क्या है भाई, सीधी सी बात है भाई, आपको क्या पता जो महिला है या जो पुरुष दूसरे धर्म का हो तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी चाहिए। ये भी तो जैसे इंटरकास्ट होती है टाइप से इंटर धर्म भी तो होता है, ठीक है। तो यानी आपको क्या 25 से 28 साल की उम्र के अंदर क्या है आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी चाहिए। किसके लिए? शादी करने के लिए। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंदर आ जाएगा? 25 से 28 के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद अब सारा सौदा हो गया, ब्याह हो गया, कार्रवाई बिठा दी तो हमने सब सौदा हो गया, बालक भी होगा, सीधी सी बात है। ब्याह तो हम क्या खातर करो, बालक करण खातर करो। अब उस बच्चे को क्या आप समाज की शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान भी दोगे। यानी कि 29-30 के अंदर क्या है? शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान। शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान किसके अंदर आता है हमारा? अनुच्छेद नंबर 29-30 के अंदर क्या हमें शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान भी देखने को मिलता है, ठीक है जी। ये चीज भी आ गई समझ में, ठीक है। अब तामनो सोचो तो हम 30 प्लस हो गए भाई, 32 साल के लूंड हो गए था हम, ठीक है। ये 32 साल के लूंड हो गए पाछा भाई, तम मेरे 30 चीज बताओ, इब भी तम ये कांड करी जाओगे, कोन्या करो ना, इब तो सुधर जाओगे। यानी अभी तक जो भी तुमने कांड किए 14 साल से लेकर 30 साल तक, अब उनका उपचार करना पड़ेगा। यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी क्या हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये हमारा क्या है? अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर है। सारे के सारे मौलिक अधिकार याद हुए या नहीं हुए? आजीवन याद रहोगे, मर जाओगे, राख भी तारी उछल उछल के आंसर बताओगे, भूलो कौन कदे। बिल्कुल बिल्कुल, याद हुए या नहीं हुए? हो गए जी याद।
बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आगे चलूं, इतना कंसेप्ट दिमाग में घुस गया हर एक साथी के, घुस गया जी, घुसत होगा ये, मैं घुसेड़न ला ही रहा ना घुसदा तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दे। ब्रह्मास्त्र कौन सा हमारा दिमाग में पूरा घसेड़ देंगे भाई, इसकी टेंशन ना लो। तो हम आगे चलते हैं, देखो अगला कौन सा हमारे पास, ये हमारे पास स्टैटिक जीके का प्रश्न